अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 है, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास इसका है कि ये मैंने मैट्रिक्स लिए हैं ए बी सी डी ई और एफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। हमने इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो ए बी सी डी ई और एफ मैट्रिक्स हैं, कि आया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कि आया ये रो मैट्रिक्स है, आया ये कॉलम मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है। ये हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा, चेक करना होगा। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनकी डेफिनेशन पता हो, कि जब तक डेफिनेशन हमें नहीं पता होगी तब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी आपको जो इसकी जो डिफाइंड हमने की थी इनकी, यानी सारी डेफिनेशन जो हमने की थी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वहां से हमें पता चलेगा, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। सबसे पहले मेरे पास है ए मैट्रिक्स 0 0 0 और 0। तो इसमें कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है मेरे पास? जीरो मैट्रिक्स। क्यों? जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास जीरो हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, चाहे रोज में आ जाए, कॉलम्स में आ जाए, 1 रो हो, 2 रोज हो, जो भी हो, जीरो सारे एलिमेंट्स हो, जैसे ये जीरो मेरे पास है, ये सारे जीरो है, तो वो मेरे पास जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स जीरो मैट्रिक्स होता है। तो देखिए मेरे पास ए और ई ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इनमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो जीरो मैट्रिक्स मेरे पास ए और ई, हम यहाँ पे अगर आंसर में लिखना चाहूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइम है, तो ए और ई जो मेरे पास है, ए एंड ई, ये मेरे पास कौन से मैट्रिक्स हो जाएंगे? दोनों जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं। सेकंड पे अब हम चलते हैं 2 3 4। अब 2 3 4 को अगर मैं चेक करूं तो इसमें मेरे पास देखिए एक ही रो है और 3 कॉलम्स मेरे पास है। तो इसमें रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? इन विच जस्ट 1 रो। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, वो मेरे पास रो मैट्रिक्स है। तो इन 6 के 6 में से हम चेक करेंगे कि मेरे पास कहाँ पे एक रो आ रही है। ये देखें, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बी मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या है? दैट इज रो मैट्रिक्स है। तो B इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही रो है। मैं E को भी रो मैट्रिक्स कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रो है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको एक ही रो कह सकता हूं, और मैं इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही रो है। तो ये जीरो मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट अब मेरे पास 4 0 6, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है। तो कॉलम मैट्रिक्स की जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है? इन विच जस्ट 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम वर्टिकल सूरत में हो। ये देखिए सिर्फ एक ही कॉलम हो, ये मेरे पास C1 है, यानी कॉलम फर्स्ट मेरे पास है, और कोई भी कॉलम नहीं है। और उसके साथ अगर मैं F को भी देखूं, ये भी मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम रखता है। बाकी हम चेक करेंगे, इसमें एक कॉलम है, ना इसमें एक कॉलम है, ना कि इसके कॉलम में एक है, एक कॉलम है, ना ही इसमें एक कॉलम है। सिर्फ और सिर्फ C और E में। और अगर हम E को भी देखें, ये जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें एक कॉलम भी है और एक रो भी है। तो दैट इज कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। तो अब कॉलम की बात अगर हम करें, कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? C भी इसमें आंसर आता है और F भी इसमें आंसर आता है। आप E लिखना चाहते हैं तो तब भी ये जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स ये है, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। बाकी मेरे पास बच गया आइडेंटिटी। अब देखो, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी, और लास्ट C को भी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ D बचता है। इनमें से हमें कहा जा रहा है कि बताइए D मैट्रिक्स कौन से है? ना ही ये रो मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 2 रोज हैं, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 2 कॉलम्स हैं, मुझे तो सिर्फ एक कॉलम की जरूरत थी। ना ही ये जीरो मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं है। तो अगर ये तीनों नहीं है तो जाहिर बात है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या ये भी चारों में से कोई भी नहीं होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि जिसमें
ये जो टू एलिमेंट्स हैं ये इक्वल हो, आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 1 हो, यानी ये दोनों जो डायगोनल्स मेरे पास है अगर ये सेम आ जाते हैं तो ये मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डी मेरे पास है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कंप्लीट किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, बिल्कुल इजी है। लेकिन इससे पहले आपको ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो ये पता हो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास इनकी डेफिनेशन क्या है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब फिर भी हम थोड़ा सा हल्का से इसको टच करके देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। हमने आइडेंटिफाई करना है इन पार्ट्स में से, जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए, सब नहीं लिखे हुए, 5 पार्ट्स मैंने लिखे, हमने आइडेंटिफाई करने हैं क्या आया इनमें से जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो इनमें से जीरो, आइडेंटिटी, कॉलम और रो मैट्रिक्स को हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो 2 पार्ट्स मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इन द मैट्रिक्स इज इक्वल, यानी रोज भी और कॉलम्स भी मेरे पास इक्वल होंगे। जैसे ऑर्डर मेरे पास 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, 1/1 है, तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पार्ट नंबर 3 है, अगर मुझे कहा जाए बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैं उससे बोलूंगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 ही इसमें कॉलम्स है, 2 ही इसमें रोज है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए तो वो मेरे पास मैट्रिक्स होता है स्क्वायर। लास्ट में मेरे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल ना हो। जैसे मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, जैसे मेरे पास पार्ट नंबर 1 है, इसमें देखिए कॉलम्स मेरे पास 3 है, रोज मेरे पास 2 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। 2 = 3 होता है क्या? नहीं होता। तो जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे वो मेरे पास मैट्रिक्स होगा स्क्वायर। जिसमें इक्वल ना हो, जैसे ये मेरे पास 3 और 2 कॉलम्स हैं तो ये इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये 5 पार्ट्स मैंने कुछ लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से, इसको हम करते हैं सोल्व। तो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव के लिए बताइए कि 1 2 3 4 और 5 जो मैंने पार्ट्स लिखे इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। तो 3 के अलावा 3 और 4, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 3 भी और 4 भी, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज इसमें भी 2 रोज है 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज है 2 कॉलम्स है। ये ना चेक कीजिए कि यहाँ पे 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन किया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ना कि बाकी जो पार्ट्स उनमें से मैं बता रहा हूँ। जो 5 पार्ट्स मैंने मेंशन किए यहाँ में से, यहाँ से 3 और 4 मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सी होंगे, एक मेरे पास 1 है, ठीक है, एक मेरे पास 2 पार्ट है और मेरे पास 5 पार्ट है, क्योंकि इनमें से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। जैसे 1 और 3 और 5 ये मेरे पास कौन से मैट्रिक्स हैं, सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है रोज और कॉलम्स में। थर्ड पे मेरे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने नहीं लिया वो जो आप देख रहे हैं रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा है, यहाँ से हम देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स मेरे पास 6 पार्ट है, क्योंकि 6 पार्ट में मेरे पास 3 10 और -1 है, तो सिर्फ इसमें एक रो है, तो ये मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने लिया एक कॉलम मेरे पास कौन सा आ रहा है, 2 पार्ट आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कॉलम में है, तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके अलावा अगर हम और देखें तो कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास 7 पार्ट भी है, ठीक है, 7 पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। उसके बाद 2 पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया, ये कॉलम मैट्रिक्स होंगे। इसके बाद मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है और जो एलिमेंट्स है, जो दोनों अगर 1 1 है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मेरे पास किस में आ रहा है, 4 पार्ट में आ रहा है। तो 4 पार्ट अगर मुझे कहा जाए ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैं उससे बोलूंगा ये स्क्वायर भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी के अलावा और जो इसमें मैट्रिक्स अगर हैं वो सिर्फ 4 पार्ट्स हैं,
पार्ट है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 1 1 हो, तो ये मेरे पास सिर्फ एक ही है। लास्ट में मेरे पास जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारी की सारी एलिमेंट्स जीरो के इक्वल होती हैं, तो वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। तो ये मैं यहाँ पे कोई ऐसा मैट्रिक्स मैंने नहीं लिया हुआ जो जीरो हो। तो यहाँ से अगर हम बुक से देखें तो मेरे पास 9 पार्ट के अलावा और कोई भी 0 0 में नहीं है, तो 9 पार्ट मेरे पास स्टूडेंट क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास था। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, हमने 3 में कि ये जो मैंने मैट्रिक्स लिए हुए हैं, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स में से है, स्केलर मैट्रिक्स में से है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से है। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से कुछ मैंने बल्कि सारे ही पार्ट्स मैंने लिए हुए हैं। तो हम इसमें से अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, मैं पहले भी आपको बार बार बता चुका हूं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल्स हैं ये 1 1 हो, सिर्फ 1 1 हो, तो वो मेरे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे कहा जाए कि C इज इक्वल टू जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि और मैट्रिक्स देखिए कहीं पे भी ये डायगोनल्स 1 1 नहीं है, सेम है, 4 में है, लेकिन 1 1 कहीं पे भी नहीं है यहाँ। तो सिवाय इसके, तो ये C मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकंड पे हम चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स एक है, ठीक है, कि जिसमें जो डायगोनल्स मेरे पास है, ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो सारे के सारे डायगोनल्स हैं, ये नॉन जीरो हो, यानी इनमें से एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा नंबर मेरे पास मौजूद हो जो जीरो ना हो, लेकिन बाकी सारे जीरो हो, तो वो मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल। मैं फिर इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, जिसमें एक ऐसा नंबर डायगोनल्स में आ जाए, ये डायगोनल्स मेरे पास है, ठीक है, जिसमें जो नॉन जीरो यानी जीरो के इक्वल ना हो, बाकी सारे जीरो हो सकते हैं, एक नंबर ऐसा आ जाए जो जीरो के इक्वल ना हो, तो वो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो देखें, इनमें से सारे के सारे डायगोनल्स ऐसे हैं जो जीरो नहीं है, एक नंबर जीरो ना हो, देखो ये जीरो के इक्वल कोई भी नहीं है, बाकी सारे के सारे वो कहते हैं जीरो, ये जो बाकी सारे के सारे बच्चे हैं वो जीरो के इक्वल होंगे। तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स में ए भी मेंशन करूंगा, बी बी, सी बी, डी बी और ई बी, ठीक है। ये देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ऐसा नंबर है जो जीरो, ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं है, बाकी सारे जीरो है, तो ये मेरे पास डायगोनल हो सकते हैं। लास्ट में मेरे पास बचा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेरे पास डायगोनल्स हैं वो दोनों सेम हो। ये देखें, ये मेरे पास दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर होता है, यानी ये आइडेंटिटी भी है और ये दोनों मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर में क्या होता है, ये जो डायगोनल्स मेरे पास आ रहे हैं ये दोनों इक्वल अगर आ जाए तो वो मेरे पास स्केलर होता है। तो मेरे पास ए और जो C है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो मेरे पास ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी है। हमने क्या फाइंड करना है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 4 में से, कि जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है उनमें से आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो नेगेटिव मैट्रिक्स को हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो इनमें से मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी पार्ट है, बी इसका एक मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 3 - 1, फर्स्ट रो, सेकंड रो इज 2 and 1। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा पेपर में, टेस्ट में भी ये कोई टीचर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या करने, हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स साइन से चेंज हो जाए तो वो मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। इसके नाम से भी जाहिर है कि नेगेटिव मतलब क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दो, जहाँ पे नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो। यानी क्या होगा, जब मैं नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करूंगा तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो। सो सिंपल, नेगेटिव मैट्रिक्स है तो मैंने यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दिया, सेम एज इट इज आ गया, बी की जगह पे मैंने ये कॉलम जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो पुट कर लिया। अब मैथ के रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, नेगेटिव को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि बाहर ब्रैकेट है। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस
-2 और माइनस प्लस -1। तो ये मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है जो हमने ऐसे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इस तरह हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बी सी डी और ई तो सेम पार्ट्स हैं क्योंकि उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स ही हैं। अगर मैं इसमें से ए पार्ट ले लूं तो ए पार्ट मेरे पास स्टूडेंट्स है 1 0 -1। तो ये मेरे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। इसमें से हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। तो मैं पहले भी बता चुका हूं नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है तो माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, ये 1 0 -1। तो अब भी मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के सब साइन चेंज हो सकते हैं। तो ये मेरे पास ए इसका आंसर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, नेगेटिव ए इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 सेम एज इट इज, माइनस प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर है क्योंकि माइनस जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर वो 0 ही देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास बिल्कुल इजी था।